साथियों नमस्कार। शिक्षा दर्शन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी शिक्षा शास्त्र की शिक्षा मनोविज्ञान की सेकंड क्लास है और आज हम शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के संप्रदाय के बारे में जानेंगे। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में भी जानेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान कैसे बना है और ये किस विषय से निकला हुआ विषय है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो मनोविज्ञान है वो हमारा दर्शन शास्त्र से कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से निकला हुआ एक विषय है। और शाब्दिक अर्थ की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है। तो मनोविज्ञान हिंदी में हम बात करेंगे तो हिंदी में कह सकते हैं कि मन का विज्ञान, और इसको आंग्ल भाषा के रूप में जब हम देखेंगे, आंग्ल भाषा के रूप में देखेंगे यानी कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, लैटिन भाषा के या फिर जिसका अर्थ है यहाँ पर यानी कि साइकी और लोगोस से मिलकर के बना है ये। तो साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं बात कि जो हमारा मनोविज्ञान कौन से विषय से आया है। तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का, जैसा कि मैंने बताया, अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा यानी कि मानसिक दर्शन शास्त्र मेंटल साइकोलॉजी के रूप में सीमित था, जिसमें मुख्य रूप से आत्मा, मन तथा मस्तिष्क की बात कही गई थी। परंतु मनोवैज्ञानिक के साथ साथ होते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। तो धीरे धीरे वैज्ञानिकता का प्रभाव मानव क्रियाओं पर बढ़ने लगा, तो यह अध्ययन भी अछूता न रहा। आधुनिक काल में हुए मनोवैज्ञानिक या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मनोविज्ञान के स्वयं को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। जैसे जैसे हम विज्ञान की तरफ बढ़ते गए और विज्ञान की तरफ जब हम बढ़े हैं तो विज्ञान हमारी कहती है कि विज्ञान हमेशा क्या होता है, प्रयोगात्मक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, परिणाम पर आधारित होता है। तो धीरे धीरे अलग होने लगा दर्शन शास्त्र से, क्योंकि यहाँ पर हमारा विज्ञान क्या होने लगा, इन्वॉल्व होने लगा पूरी तरीके से। तो कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान के अर्थ तथा विषय वस्तु में बार बार परिवर्तन आए, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान के अर्थ के समझने के लिए आवश्यक है। तो प्राचीन दार्शनिकों ने, जिसमें अरस्तु तथा प्लेटो का नाम आता है, जो मशहूर थे, जिन्होंने यहाँ पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया और इसके बारे में बताया कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। तो आत्मा का सबसे पहले अध्ययन जो किया वो अरस्तु और प्लेटो ने किया। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र से अलग कैसे हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी, तो दर्शन शास्त्र से अलग कैसे हुआ, धीरे धीरे इसमें मनोवैज्ञानिक प्रयोग होने लगे। जब प्रयोग होने लगे
प्रयोग होने के बाद हम चीज़ों को कह सकते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ को चेक करने लगे। और जब मेंटल एक्टिविटीज़ को हमने चेक किया और इसमें विज्ञान इन्वॉल्व होने लगा, जब विज्ञान इन्वॉल्व होने लगा तो विज्ञान हमारा डिपेंड है किस पर? तथ्यों पर, परिणाम पर। जब परिणाम पर आधारित है तो इसमें जब प्रयोग किया गया तो पहली प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिग विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की, जिसका अभी वर्तमान में नाम जो है वो कार्ल मार्क्स के विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो जर्मनी में लिप्जिग विश्वविद्यालय में। क्लियर हो गया? इसके स्थापना कह सकते हैं प्रवर्तक या फिर किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट ने की। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि मेंटल एक्टिविटीज़, धीरे धीरे जैसे ही मेंटल एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होने लगी और हमारा आत्मा से धीरे धीरे हटने लगे कि आत्मा को हम नाप और तोल और देख नहीं सकते कि आत्मा है क्या। तो इनसे धीरे धीरे मन हट गया, तो नई चीज़ें जो हमारी बड़ी विज्ञान के रूप में वो मेंटल एक्टिविटीज़। फिर हम जानेंगे यहाँ पर कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, विकास के बारे में, यानी कि कह सकते हैं अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पहली अवस्था आती है मनोविज्ञान की, वो आती है कि सबसे पहले किसने अध्ययन किया? अरस्तु और प्लेटो ने, जो आत्मा का अध्ययन किया, आत्मा के रूप में अध्ययन किया। सेकंड अवस्था आती है, यानी कि द्वितीय अवस्था में मन का अध्ययन किया गया, और तृतीय अवस्था में जो चेतना का अध्ययन किया गया, और चौथी यानी कि वर्तमान चतुर्थ अवस्था है वो वर्तमान में चल रही है, उसको हम व्यवहार का अध्ययन कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं प्राणियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अवस्था की कि आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान कैसे इसका अध्ययन किया गया, कैसे इसमें आगे हम बढ़े। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान का आत्मा के अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया, जो लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा, परंतु बाद में आत्मा की प्रकृति तथा अस्तित्व के संबंध में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। लोगों का मानना, जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या होती हैं? आलोचना होती है। आलोचना होने लगती है धीरे धीरे, फिर नए तर्क वितर्क और रिसर्च होने लगती है। तो पता लगा इस पे शंकाएं हैं, तो पब्लिक ने या कह सकते हैं अन्य शोधकर्ताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया, और हमारे आत्मा के जो समर्थक रहे हैं या कह सकते हैं प्रतिपादक या शोधकर्ता रहे हैं वो रहे यहाँ पर प्लेटो। दूसरे आएंगे अरस्तु, और जो अध्ययन केंद्र रहा है वो रहा है आत्मा का। क्लियर हो गया? फिर मन के विज्ञान के रूप में, जब हमारा आत्मा से मन हटा, यहाँ पर उत्पत्ति होती है मन, यानी कि मन क्या है? तो मन के सबसे पहले प्रतिपादक जो आते हैं वो पंपानोजी आते हैं, जिन्होंने मन का अध्ययन किया। तो ये ज़्यादा समय तक नहीं हो पाया और इसमें शंकाएं उत्पन्न होने लगीं। जब शंकाएं उत्पन्न होने लगेंगी तो नई विचारधारा का उत्पन्न होगा। तो यहाँ से होता है नई विचारधारा का, यानी कि तृतीय अवस्था में पहुँचते हैं, जो चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में मनोविज्ञान को चेतन की अवस्था का अपने रूप में वर्णन किया और व्याख्या करने पर विषय के रूप में परिभाषित किया। तो इन्होंने चेतन यानी कि चेतन क्रियाओं पर अध्ययन किया। जब चेतन क्रियाओं पर अध्ययन किया तो फिर मन को नकार दिया गया, और इसके साथ साथ
जब कुछ समय बीता तो इसकी भी क्या होने लगी, आलोचना होने लगी और अपूर्ण मानने कह सकते हैं कि माने जाने लगा। तो यहाँ पर बात करते हैं किसको, चेतना के लिए भी हमने क्या कर दिया, नकार दिया। और जो नकारा है वो मैकडूगल ने नकारा है। किसने नकारा, मैकडूगल। इन्हें कहा कि चेतना क्या है, बुरा शब्द है, बुरा शब्द है। तो इसकी भी धीरे धीरे से अपूर्ण माने गया और यहाँ पर नए विचारधारा का कह सकते हैं विकास होता है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्पन्न होती है। तो चेतना का जो अध्ययन केंद्र बनाया वो वाइट ने, जेम्स एली ने और विलियम वुंट ने। और विलियम वुंट के जो शिष्य आते हैं, विलियम वुंट के शिष्य एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, ये शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं, ये विलियम वुंट के हैं। क्लियर हो गया। और इसकी आलोचना जो की है चेतना की, वो मैकडूगल ने की है। किसने की है, मैकडूगल ने, जिसने बुरा शब्द कहा है। क्लियर हो गया। और यहाँ से नई विचारधारा उत्पन्न होती है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दिशा में प्रथम प्रयास विलियम मैकडूगल, क्योंकि इस यहाँ पर जो नकारा है वो किसने नकारा है, मैकडूगल ने नकारा है। किसके लिए, चेतना के लिए। तो प्रथम प्रयास हम मानेंगे तो यहाँ पर मैकडूगल को ही मानेंगे। लेकिन इसको विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम किया वो विलियम वुंट ने किया, तो 1905 में मनोविज्ञान के संबंध में उन्होंने लिखा। किसने लिखा है, ये विलियम वुंट नहीं लिख रहे हैं, ये मैकडूगल लिख रहे हैं। ये प्रथम प्रयास जो था वो मैकडूगल लिख रहे हैं। ये जो लिख रहे हैं वो मैकडूगल लिख रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं कि वर्ष 1905 में इन्होंने मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उस सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में देखा है। क्योंकि यहाँ सकारात्मक या कह सकते हैं कि सजीव प्राणियों, जिसमें हम सभी आते हैं, मनुष्य भी उसी एक प्राणी है, सजीव प्राणी है, जो उसके मन और कह सकते हैं यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्राणियों के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसके लिए हम क्या कहेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे। फिर उन्होंने दोबारा इस परिभाषा को एक नई पुस्तक जो इन्होंने लिखी, मनोविज्ञान की रूपरेखा, किसने, मैकडूगल की पुस्तक है मनोविज्ञान की रूपरेखा, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, में पुनः उस परिभाषा को प्रस्तुत किया और कहा कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणियों को व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता करता है। तो सबसे पहले इसके समर्थक रहे हैं, व्यवहार के अध्ययन का जो केंद्र बना है उसके समर्थक सबसे पहले तो आप कहेंगे कि मैकडूगल रहे हैं। मैकडूगल के बाद में विलियम वुंट आते हैं, क्योंकि समर्थक रहे। तो मैं रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मुख्य समर्थक हैं वो स्किनर हैं, पावलोव हैं, वुडवर्थ हैं, वाटसन हैं। ये व्यवहारवाद के कह सकते हैं या व्यवहार के अध्ययन का केंद्र बना या शोधकर्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। व्यवहार में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले तीन क्रियाएं व्यवहार में शामिल होती हैं। व्यवहार, किसका व्यवहार, प्राणियों का व्यवहार। प्राणियों का व्यवहार, फिर उसके बाद में उनका अनुभव और मानसिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसलिए हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब जानेंगे कि भारत में मनोविज्ञान की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ इंडिया की भारत में इसको कैसे जानेंगे। तो हम प्राचीन समय से भी हम जानते हैं कि मनोविज्ञान प्रचलित रहा है। इसको हम जो हमारे पूर्व के जो ग्रंथ हैं उसके
उससे हम जान सकते हैं। वेद, उपनिषद और यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानेंगे, जो कह सकते हैं कि प्रमाणित ग्रंथ हैं। इसमें भी हमारी मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो भारतीय मनोविज्ञान जीवन के अंत, इसमें भगवत गीता में कहा है कि मनोविज्ञान के प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जो भारतीय मनोविज्ञान में जीवन के अंतः और वाह दोनों ही पक्षों की महत्वता के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर भारतीय संकल्पना के बारे में जानेंगे कि इस 2-3 विशेषताएं हैं, इसको हम पढ़ करके देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय संकल्पना में मनोविज्ञान में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो कि वर्तमान मनोविज्ञान में विद्यमान हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं। उन सारी संकल्पनाओं को जोड़ा गया है। भारतीय संकल्पना में और रहस्यवाद भी समाहित था, परंतु वर्तमान मनोविज्ञान में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है। भारतीय संकल्पना की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें हम इस विशेषताएं बोल सकते हैं या फिर इनको तत्व के रूप में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ध्यान, फिर योग आता है, प्रकृति आता है और आध्यात्मिकता। इस चारों तत्वों को ज्ञान के बाद में हम स्वयं की पहचान करते हैं। स्वयं मतलब खुद को जानना। और इसके बाद में आते कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया, इसकी स्थिति क्या है और हम कौन सी स्टेज पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले 1905 में सर बोजेंद्र नाथ सील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अध्ययन नार्थ एक प्रयोगशाला स्थापित की, परंतु यह लोकप्रिय नहीं हो सकी। 1905 में जो प्रयोगशाला बोजेंद्र नाथ द्वारा स्थापित की गई, लेकिन ये क्या हो सकी, ये लोकप्रिय नहीं हो सकी। तो ये लोकप्रिय ना होने के कारण दोबारा से प्रयास किए गए इस पर। तो सन 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई, जिसका एक विभाग स्थापित किया गया, प्रयोगशाला स्थापित की गई और उस विभाग के प्रोफेसर NN सेन गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया गया। इनको अध्यक्ष बना दिया गया और कोलकाता विश्वविद्यालय में काम शुरू हो गया मनोविज्ञान पर। उसके बाद में सन 1922 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस इस विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। इस विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। मनोविज्ञान में PhD करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक होते हैं। उसके बाद सन 1924 में इंडिया साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर सन 1925 में इसी संगठन द्वारा इंडिया जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद में सन 1938 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रयुक्त मनोविज्ञान को प्रारंभ किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय में एक नई ब्रांच के रूप में, जिसको हमने बोला प्रयुक्त मनोविज्ञान। क्या बोला? प्रयुक्त मनोविज्ञान, एक नई शाखा के रूप में इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद में दूसरे विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापना की जाती, जिसमें प्रोफेसर MV गोपाल स्वामी को मैसूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में सन 1940 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के 2 अलग अलग विभाग बनाए गए, जिसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान 2 विभागों की स्थापना की गई और शिक्षण कार्य स्टार्ट किया गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग बाद में स्नातक उत्तर मनोविज्ञान यानी कि PG, जिसको हम मास्टर इन साइकोलॉजी कहते विभाग के रूप में, तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग बाद में मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान के रूप में अवस्थित हुआ। क्योंकि जो हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान था उसको हमने स्नातक उत्तर में बदल दिया, यानी कि PG यानी कि मास्टर इन साइकोलॉजी के रूप में बदल दिया, और जो प्रयुक्त विभाग था उसको हमने शोध एवं सेवा संस्थान के रूप में उसको स्थापित कर दिया। इसके बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HP मैत्री को मनोविज्ञान शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। जो निदेशक जो प्रथम थे किसके?
मनोवैज्ञानिक शोधपीठ जो स्थापना की गई है, जो हमारा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं प्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना, दो अलग अलग विभाग थे, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने अलग अलग, एक तो पीजी में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा हमने रिसर्च एंड सर्विस में स्थापित कर दिया। तो पहले जो कह सकते हैं इसके निदेशक बनाए वो HP मैत्री को बनाया गया। क्लियर। अब मनोविज्ञान की संप्रदाय या कह सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया मनोविज्ञान के कई संप्रदाय पर परिलक्षित होती है। मनोविज्ञान के संप्रदाय से आशय मनोविज्ञान के किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य से एक समान विचारधारा तथा, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, विचारधारा एक समान विचारधारा का अनुसरण करते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों को निम्नलिखित से हम वर्णन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कट गया है, ये PDF कन्वर्ट फॉन्ट चेंज हो गया है, इस चक्कर से इसको यहाँ पर संरचनावाद, पहला जो संप्रदाय आया वो आया संरचनावाद, और सेकंड आया हमारा प्रकार्यवाद, और प्रकार्यवाद के बाद में आता है हमारा व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद, और पांचवा है हमारा समग्रवाद। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं संरचनावाद की। तो मनोविज्ञान की संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जो कहे जाते हैं वो हम कहेंगे विलियम वुंट के लिए। क्लियर हो गया। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और 1879 में मन का, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ये, मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिंग में विश्वविद्यालय की प्रथम मनोविज्ञानशाला इन्होंने स्थापित की। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया और संरचना संप्रदाय को औपचारिकता स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में कर दी थी, परंतु औपचारिक जो स्थापना इनके जो शिष्य थे टिचनर, उन्होंने 1898 में की थी। संरचना संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य कारण संवेदना होता था, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि संवेदनाओं के द्वारा जो हमको ज्ञान होता था उसको हम मनोविज्ञान के रूप में देखते थे। वुंट व उसके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग किया, मन की व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया। वुंट के मुख्य सहयोगी एडवर्ड और ब्रेडफोर्ड तथा टिचनर थे। वुंट व उसके अनुयायी संरचनावादी कहे जाते हैं। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण तथा अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो हमारा अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है संरचनावाद को। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा संप्रदाय होगा प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद की जो स्थापना हुई वो अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में ही कर दी थी, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से जो अलग हुआ वो 1890 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान एक कह सकते हैं सेपरेट विषय के रूप में बना दिया गया और मान्यता इसको मिल गई थी। इसकी संकल्पना संरचनावाद के विरोध में लगभग, जब कोई हमारा संप्रदाय जब कह सकते हैं
किसी संप्रदाय का विरोध होता है उसके बाद में नए संप्रदाय की स्थापना की जाती है और या कह सकते हैं विचारधारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर प्रकार्यवाद किसके विरोध में हुआ? संरचनावाद के। कब हुआ? सन 1899 में प्रस्तुत किया गया। तो जेम्स का मानना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि मन को हम नहीं देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो अनुभवों के तत्वों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके अनुसार इसको नकार दिया। नकारा किसने? विलियम्स जेम्स ने। तो चेतना फिर इन्होंने चेतन मनोविज्ञान के विषय के रूप में अवश्य जानने की कोशिश की और जो हमारी व्यवहार की क्रियाएं हैं क्रियाओं के द्वारा समझने की कोशिश थी। इसको प्रकार्यवाद को कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रसिद्ध अमेरिकन दर्शन या कह सकते हैं दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी प्रकार्यवाद ये संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं प्रकार्यवाद के प्रतिपादक के रूप में जॉन डेवी को ही जाना जाता है। इनके जो समर्थक थे एंजल कैटल थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ प्रकार्यवाद की ये विचारधारा प्रदान करने वाले इनके सहयोगी रहे हैं। प्रकार्यवाद आगे समय चल कर के कुछ समय बाद दो भागों में बंट गया, शिकागो प्रकार्यवाद और कोलंबिया प्रकार्यवाद। तो शिकागो में जॉन डेवी, विलियम जेम्स, जेम्स आर एंजल, हार्व ए कार, E.G. बोरिंग, ये 5 लोग थे। ये शिकागो किसके हो गए? शिकागो प्रकार्यवाद के। कोलंबिया प्रकार्यवाद जो था उसके 2 ही समर्थक बचे, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। उसके बाद में जब हमारा प्रकार्यवाद का विरोध होने लगा या उसके विरोध में नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ, वो हुआ व्यवहारवाद, जिसमें हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थापना हुई 20वीं सदी के पहले दशक में 1913 में वाटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की। ये यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। पूछ सकता है कि कौन से वाटसन ने कौन से विश्वविद्यालय में स्थापना की, तो हॉपकिंस विश्वविद्यालय। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण किस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों की व्यवहारवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी के रूप में जब जानेंगे हम वाटसन के लिए जानते हैं, या प्रतिपादक के रूप में वाटसन के लिए जानते हैं। यहाँ से उद्दीपक अनुक्रिया की उत्पत्ति होती है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं वो वाटसन हैं। इनके और भी सहयोगी रहे हैं। समर्थनकर्ता के रूप में इवान पावलोव इनके समर्थक रहे हैं और इन्होंने व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप देकर के एक नए युग का आगाज किया है। ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम समग्रवाद की। तो समग्रवाद जो है गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है समग्रवाद के लिए। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण या हिंदी में कह सकते हैं व्यवस्थित समग्र। और इसके जो प्रतिपादक हैं मैं रूप से वो हैं आपके मैक्स बर्दिमर। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक के रूप में मैक्स बर्दिमर को जाना जाता है। इन्होंने 1912 में इसका प्रतिपादन या स्थापना की इस संप्रदाय की, और इनके जो सहयोगी करता हैं प्रतिपादन मैक्स बर्दिमर ने किया, और आगे का कार्य इसको बढ़ाने को या इस पर कोहलर और कोफ्ता को इसको संस्थापक के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे का कार्य जो किया है वो कोहलर और कोफ्का ने किया है। क्लियर हो गया। संस्थापक की बात करें तो मैक्स बर्दिमर आएंगे। अगर ऑप्शन में आपको मैक्स बर्दिमर दिया हुआ है तो आप मैक्स बर्दिमर को लगाएंगे, और ये नहीं है तो कोहलर और कोफ्ता का ऑप्शन चुनेंगे। क्लियर हो गया। इन्होंने गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देते हैं। पाठ्यक्रम
यहीं से पाठ्यक्रम के निर्माण की शुरुआत होती है व्यवस्थित तरीके से। पाठ्यक्रम निर्माण, अभिप्रेरणा तथा शिक्षण उद्देश्यों पर जोर देना मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद की ही देन है। ये मिस्टेक हो गई है। और उसके बाद में होते हैं मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति या नई विचारधारा की उत्पत्ति जो होती है। यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है और ये एक चिकित्सक थे, मेडिकल लाइन यानी कि चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में कार्य करते थे। और इन्होंने जो अपनी विचारधारा दी मनोविश्लेषणवाद, वो 20वीं शताब्दी से आरंभ किया। फ्राइड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं के बारे में कहा, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर वर्क किया और विशेष बल दिया। कहा द्वंद्वों और मानसिक विकारों, मेंटल डिसऑर्डर जैसे असामान्य त्योहारों नहीं, यहाँ पर व्यवहारों हैं, ये व्यवहारों, यहाँ पर व्यवहारों हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक, मुख्य कारण बताया और अचेतन मन में हमारे छिपे हुए रहस्यों के बारे में इन्होंने बताया है। अचेतन के अध्ययन के लिए सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद के बारे में कहा कि अचेतन के अध्ययन के लिए सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण के अध्ययन की अनेक विधियां बताईं जो मुख्यतः मुक्त सहचार्य वाले विचार प्रवाह तथा स्वप्न की व्याख्या पर आधारित हैं। वर्तमान प्रत्यक्ष में प्रयुक्त वर्णित 5 संप्रदाय पुराने पड़ गए और आज के समय में मानवतावादी तथा संज्ञानवादी पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। मानवतावादी और संज्ञानात्मक कह सकते हैं, तो इसके प्रतिपादक को हम जानते हैं जीन पियाजे के नाम से। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा है मानवतावादी। इस टेबल के द्वारा हम जान सकेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर संप्रदाय थे और इसके कौन कौन से प्रतिपादक हैं। संप्रदाय यानी कि संरचनावाद, मुख्य प्रकरण जो रहा वो संवेदना का रहा और मुख्य विधि, इसमें जो टीचिंग विधि थी या कह सकते हैं इसको जानने की जो विधि थी वो अंतर्दर्शन विधि थी। मुख्य प्रवर्तक इसके वुंट रहे हैं, विलियम वुंट, और इनके शिष्य जो थे वो टिचनर रहे हैं। क्लियर है। इसका प्रारंभ लगभग 1879 में हो गया। फिर बात करते हैं प्रकार्यवाद, जिसमें केंद्र जो कारण प्रकरण बना रहा वो चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता के बारे में बना रहा। इसमें 2 विधियों का वर्णन किया गया है, जो अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि। एंजल और डीबी ने इस पर कार्य किए 1900 में। और उसके बाद में होता है हमारा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है वो प्रयोग और निरीक्षण पर, जो पावलोव और वाटसन ने 1912 में प्रस्तुत किया। समग्रवाद के लिए प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दर्शन विधि का इन्होंने प्रयोग किया, निरीक्षण विधि का प्रयोग किया और वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता और कुर्ट लेविन ने इन्हों पर कार्य किया। यहाँ पर मुख्य रूप से माने जाएंगे वो वर्दीमर और कोहलर को यहाँ पर सिरे जाता है। इसको हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और मनोविश्लेषणवाद जो वर्तमान का है, मन का अध्ययन किया है, तो अचेतन मानसिक क्रियाओं के इसमें केवल निरीक्षण विधि का प्रयोग किया, जो फ्राइड और एडलर और जुंग ने इस पर कार्य किया। इन्होंने भी 1900 में ही इस पर अध्ययन शुरू किया था। और ये कह सकते हैं जो फ्राइड थे वो एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे, क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर थे। यहाँ पर ये हमारी कक्षा समाप्त होती है और सेकंड क्लास कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट क्लास होगी कक्षा नंबर 3, वो होगी हमारी इससे संबंधित शिक्षा का अर्थ हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कार्य और मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसके कार्य क्या हैं, और इसमें संबंधित संप्रदाय या कह सकते स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा कंसेप्ट। और इससे संबंधित हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित होंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।